नमस्कार, बहुत बहुत आभार। और आदिकाल पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आदिकाल पूरा पढ़ा चुके हैं। आदिकाल पे प्रैक्टिस हो रही है। लगभग में 500 प्रश्नों की ये सीरीज है। उसमें 50 हम कल हो चुके हैं। आगे के प्रश्न आज से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो रहा ही है। देखो, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। बताइए पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताइए किसकी है? एक मिनट, फ्लाइट मोड लगा दूं नहीं तो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था यहाँ पे केस आ गया है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे केस आया है। केस हमने बताया था। केस के बारे में क्या कहा था कि हमारे पास कैश किसके पास होता है? जो अमीर होते हैं। ठीक है, तो किसकी पंक्ति हो गई? अमीर खुसरो की। ठीक है, चलो। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा रहा है। किसने की है? अमीर खुसरो ने। नरपत नाल की रचना बीसल देव रासो, बिल्कुल नहीं भूलना है। विद्यापति की कीर्तलता कीर्त पताका और पदावली चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो। अमीर खुसरो की तो आप जानते हैं, इन्हीं को हिंदी का जो है क्या कहते हैं? तूती भी कहते हैं। चलो, पृथ्वीराज रासो के रचयिता। अरे अब छोड़ दो, अब रहन दो, ये तो भैया रहन दो। उत्तर इसका बताने के लिए कह दो, ये तो इतनी बार आ चुका तो हम जान ही गए हैं। चंदवरदाई, जैगनी परमाल रासो जो है, दलपत विजय खुमार रासो, नरपतनाल बीसल देव रासो, चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ये है। तो ये कीरत, क्योंकि कीर्तलता लिखी है ना, कीरत सिंह को, कीरत सिंह के दरबारी कवि थे। मगर जो इनकी पदावली है, पदावली ये इंपॉर्टेंट है। पदावली शिव सिंह के दरबार में लिखी थी। ठीक है, ये एक शिव सिंह के यहाँ भी रहते हैं, मतलब जो है कुछ दिन रहे हैं दरबारी। तो जो है दो लोगों हो जाएंगे, कीरत सिंह एक शिव सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों हैं। ठीक है, तो इसमें देखो चरपरीनाथ तो है ही नहीं, मत्स्येंद्र नाथ वो तो नाथ ही हैं। ये कन्हैया तो इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या बचा आपका? कौन सा? सरहपाद। और सरहपाद को ही क्या कहा जाता है? सरोज वज्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरोज वज्र कहा जाता है। इनको एक नाम राहुल भद्र भी है। और इनको हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? तो राहुल सांकृत्यायन। कौन मानते हैं भैया? राहुल सांकृत्यायन। इनकी रचना की बात करें तो दोहा कोश और कौन एक है? चर्या गीत। ठीक है, चलो। आलाखंड, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। आलाखंड कौन किसकी रचना है? इसी को कहते हैं परमाल रासो। इसी को क्या कहते हैं? परमाल रासो, जो लगभग 1230 में लिखी गई थी। और आपको पता होना चाहिए इसमें आला और उदन का वर्णन है। और आलाखंड किसका था? तो एकदम याद कर लो, इसमें किसके मैंने बताया था? परमाल रासो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक। खुमार रासो दलपति बीसल देव रासो, नरपतनाल परमाल रासो, जगनीक अमीर रासो, सारंगधर। आगे पंक्ति, 12 बरस लक्यू कर जिये यर 16 ले जिये सियार बरस 18 छत्री जिये आगे जीवन का अधिकार। पंक्ति किसकी बता दो भैया? बताओ। भिखारी दास, मलोक दास, जगनिक, नागरी दास। नागरी तो ऑप्शन में ही काट देखते ही, क्योंकि इनसे कोई मतलब ही नहीं। भिखारी रीत काल के कवि हैं। मलोक दास कहाँ? भक्ति काल के कवि। बचे कौन? जगनिक। ठीक है, तो जगनिक की ये पंक्ति है और किस रचना से है? परमाल रासो से। परमाल रासो आल्हा खंड। ठीक है, किसकी है? आल्हा खंड से। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो अगली बात, किस कवि को मैथिल कोकिल? छोड़ दो भैया, कह दो मुझे उत्तर इसका नहीं पता है, क्योंकि विद्यापति हैं और इनको पदावली की रचना से ही रामचंद्र शुक्ल ने खुद को मैथिल कोकिल ये कहलाए थे। ठीक है, चलो अगली बात, अब्दुल रहमान की रचना आप लोग जानते हैं कौन सी? संदेश रासक। कौन सी रचना अब्दुल रहमान की आपके एग्जाम में? संदेश रासक। गोरखनाथ की तो बहुत ही रचना है। सवरपा की देखो। चंदवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो ये सब जानते हो। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो ये तो आता ही होगा। ये सब प्रीवियस सर है, मेरे कोई प्रश्न नहीं इसमें से, इतना याद रखना। ठीक है, तो आपको सरल लग रहे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि सारा अभी तक आदिकाल में जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे करा दो। ठीक है, इसी प्रकार से भक्ति काल, इसी प्रकार से रहित काल, ये प्रैक्टिस होगी। फिर मैं एमसीक्यू बनाऊंगा।
तो नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? आपको पता है 9। ठीक है, कौन कौन थे? गोरखनाथ, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, ठीक है, और कौन थे? चरपटनाथ, और कौन थे? मच्छंदरनाथ, और कौन थे? और कौन थे? भीमनाथ, और इसी प्रकार से 9 नाथ थे। ठीक है, और 84 कितने थे? सिद्ध थे, आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी, ये देखो कहां से आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी इंपॉर्टेंट है। ये कहानी किसकी है? मुंशी सल्लखा, जानते हो। चंद्रधर्म शर्मा कुलेरी की रचना कहानी जानते हो आप कौन सी है? उसने कहा था, ठीक है, उसने क्या कहा था? उसने कहा था, कब लिखी गई थी? 1915 में। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। प्रेमचंद के उपन्यास तो आपको मैं बता ही देता हूं, कौन से? गोदान तो अब बहुत फेमस रचना है, पर मैं तुमको गाना सुनाता हूं प्रेमचंद के उपन्यास पे। ठीक है, कि देवों के स्थान में प्रेम से सेवा कर दिया, देवों के स्थान में प्रेम से सेवा कर दिया, हमने भी वरदा लेकर प्रेम से आश्रम भर दिया, देवों के स्थान में प्रेम से सेवा कर दिया। फिर क्या है? आगे सुनाऊंगा जो उपन्यास का टाइम आएगा। ठीक है, सारे उपन्यास ऐसे ही बढ़िया गानों में मैंने सेट किए हैं। तो रानी के प्रेमचंद साखला जानते हो, लल्लूलाल जी ये आधुनिक काल के हैं, इनको बाद में छोड़ते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? कौन थे बताओ? ज्योतिषवर ठाकुर थे, अमीर खुसरो थे, विद्यापति थे, गोरखनाथ थे। बताइए, ये रहा 61 नंबर प्रश्न। बताओ बताओ कौन थे? जल्दी जल्दी बताओ। ज्योतिषवर ठाकुर, अमीर खुसरो, विद्यापति या गोरखनाथ? बताओ। अरे जब खड़ी बोली के वो प्रथम रचनाकार हैं तो जाहिर सी बात वही खड़ी बोली के सबसे पहले रचना कौन बनाएंगे? अमीर खुसरो। ठीक है, ज्योतिषवर ठाकुर रत्नाकर जानते ही हैं, विद्यापति तो मैंने कितनी बार बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आध्यात्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने जैसे गीत गोविंद को अध्यात्म बताया है, उसी प्रकार से विद्यापति के इन पदों को भी। ये पूरा कथन है। ठीक है, अब कहा शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? इंपॉर्टेंट ये है। देखो, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। पता नहीं ये कहां से बात आ गई। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। एक बात, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। अब विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। देखो इंपॉर्टेंट ये बात है। देखो ये बात जो दो कथन में इंपॉर्टेंट होगा, इसमें क्या है? देखो, रामचंद्र शुक्ल ने इनको भक्ति कवि नहीं माना है, श्रृंगार कवि ही माना है। तो इसीलिए इन्होंने ये कहना चाहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के हैं। यहाँ पे तुलना ये होती है जिसे गीत गोविंद में भक्ति भी दिखाई गई है और श्रृंगार को दिखाई गई, इसी प्रकार से इसमें भी मानते हैं। पर रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाहते हैं कि इसमें अधिकतम श्रृंगार के ही पद हैं। ठीक है, चलो ये तो सब लोग जानते होंगे। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या आएगा? चौपाई या दोहा, चौपाई, रासो या रासक, दोहा या दूहा या छप्पय? बताइए कौन सा है? ए बी सी डी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है? दोहा। कौन सा है भैया? दोहा या दूहा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहपाद का हिंदी का, अब ये तो बहुत ज्यादा पूछा गया, तो आप बता सकते हो सरहपा को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो हमने कहा था ना कि सर क्या है, एक साय साय करने लगता है हमेशा। सर क्या करता है? ठीक परेशान करता है, तो राहुल सांग करते हैं। चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किससे माना? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे
मैं बताता हूँ कि मैंने कहा था रामायण से रामचंद्र शुक्ल को जोड़ा, राम को किसे जोड़ोगे? रामायण से, तो ये तो हो गए रामचंद्र शुक्ल। रसायन। अब रास, रास में देखो, ये बताओ कि पूरे सबसे ज्यादा रास लीलाएं किसने की थी? नंद बाबा के लड़के ने, तो यहां से हो जाएंगे नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से माना है। ठीक, रहस्य, रहस्य किसने माना है? कवि श्यामल दास ने। ठीक है, रासक से किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एचपीटी किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो इसमें से कौन थे? डॉक्टर वूलर। कौन थे? डॉक्टर वूलर। कौन थे? डॉक्टर वूलर थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? बताइए। राहुल वर्ण रत्नाकर है, राहुल वेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या परमात्म प्रकाश है? बताओ बताओ कौन सी है? आप बताओ थोड़ा मुझे। पहली बात, रचनाकार याद करो कि वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, आपको पता होना चाहिए। राहुल वेल किसकी है? किसकी है? रोडा की है। किसकी है? रोड कवि की है। ठीक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अच्छा ये तो वही है क्या? उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर की है शायद। ठीक है, दामोदर की है। और परमात्म प्रकाश तो मैंने बताया था किसकी? ज्वेंदु की है। तो इसके गद्य पद कौन है? राहुल वेल। कौन है? राहुल वेल। चलो आगे बढ़ो। स्थापना देखो, क्या स्थापना और आर दोनों कौन सा सही कौन गलत? देखो, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को पकड़ो जरा, यहाँ पे लिखा है नहीं होता है। अगला कथन है आर क्या कह रहा है? क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो जब भी क्या है, साहित्य में परिवर्तन होगा तो जो है समाज में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो यहां बता रहा है कि साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन बता रहे हैं नहीं होगा, तो इसीलिए ये कथन गलत है, यानी ए गलत है, आर सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? सब लोग जानते हो इसको, कितनी बार पता होना चाहिए। कौन सी है बताइए? ब्रजयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। ब्रजयानी, हठयोग, काल भैरव, सम्यक साधना। ब्रजयानी, हठयोग, काल भैरव, सम्यक साधना। बताइए कौन सी है? कौन सी भैया बताइए, पता होना चाहिए कौन सी? हठयोग साधना है। ठीक है, कौन सी है? हठयोग साधना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेमचंद्र का सिद्ध, हेमचंद्र शब्दानुशासन पूरा नाम है इसका। हेम शब्द शब्दानुशासन है मतलब क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है, या लोक उपदेश ग्रंथ है, या व्याकरण ग्रंथ है, या सौंदर्य पर ग्रंथ है? कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें एक बात कि ये प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताओ मुझे कौन है? सबसे पहली बात, ज्वेंदु ने कौन सी रचना लिखी? कौन सी लिखी है? एक तो परमात्म प्रकाश लिखी थी। ठीक है, राम सिंह ने पाहुड़ दोहा, जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन, और धनपाल ने कौन सी? भविष्यत कहा। तो पाहुड़ दोहा मैंने बता ही दिया क्या? राम सिंह ने। चलो, पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। इनका समय 1000 ईस्वी के समय कौन मानते हैं? हीरालाल मानते हैं। कौन? हीरालाल, हीरालाल। ठीक है, चलो। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, लेखक का यह कथन जो है किसका है? मतलब किसका है? तो ये समझ रहे हो किसके बारे में है? अपने बारे में है ना। अमीर खुसरो। कौन है? कल्लू लाल, अमीर खुसरो, इंसान लखा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बताइए कौन है? तो ये तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को आता होगा, अमीर खुसरो। ये मत समझो कि ये सरल है, अभी कठिन भी जब मैं बनाऊंगा ना MCQ, तो आप देखते रह जाएंगे प्रश्नों को। ठीक है, ये 50% मात्र मैं 10 प्रश्नों में समेट दूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ प्रीवियस सर करा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं।
दे सिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम कह दो। अब हम पक चुके हैं ऐसे प्रश्नों से, मुझे पता है किसका है, विद्यापति का। साल भद्र ने कौन सी रचना लिखी थी, भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी लिखी थी, कब लिखी गई थी, 1184 में लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और कौन सी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये सब किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चंद्र बरदाई तो जानते हैं, पृथ्वीराज राजसो। विद्यापति तो कीटलता, कीट पताका और पदावली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं बढ़ा दूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, महाकाव्य है, सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है, या एकार्थ काव्य है, ये बताओ। ये मैं आपके लिए 2 मिनट के लिए सोचने का समय देता हूं, बताओ। बताओ कौन सा है, महाकाव्य है, सुभाषित जो है सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है, या एकार्थ काव्य। सारंगधर पद्धति, तो ये एक क्या है, सुभाषित संग्रह है। ठीक है, शुभ आशित संग्रह है, जिसमें शुभ जो है शुभ संदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो सुभाषित संग्रह। महाकाव्य किसे कहते हैं, यहां पे थोड़ा बात सुन लो। महाकाव्य आपने देखो, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य तो उससे महाकाव्य कह लो या प्रबंध काव्य कह लो, बात एक ही है। महाकाव्य के ही 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य, खंड काव्य। तो जो महाकाव्य होता है, जिसमें सबसे पहली बात वो सर्ग में होगी, या कांडों में विभक्त होगी, या समयों में विभक्त होगी। दूसरी बात, उसमें एक व्यक्ति हो या एक व्यक्ति के साथ कई कहानियां चलती हैं। दूसरी बात, संपूर्ण गाथा होगी, संपूर्ण, जैसे रामचरितमानस। खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य में एक, जैसे मान के चलो, जैसे कोई कहानी है, उसका एक भाग, ठीक है, किसी एक पहलू पे जब बात की जाती है तो उसे खंड काव्य कहा जाता है। एकार्थ काव्य जिसमें एक ही अर्थ दिया हो तो उसे एकार्थ काव्य कहा जाता है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल नाम से जाना जाते हैं, कह दो आप, बस बहुत हुआ, आप नहीं पूछो। विद्यापति, रहीमदास, ठीक है, सुंदरदास, 1574 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नहीं 1574 में नहीं हुआ था, सॉरी 1500 शायद 96 में हुआ था या 90 में, कंफ्यूज हो, बाद में बताऊंगा। ठीक है, जयदेव की गीत गोविंद राज याद रखना। ठीक है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है। देखो अब यहां से थोड़ा समझो, इंपॉर्टेंट कथन है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, इसको पकड़ो, 7 से 11 क्या आ जाता है। अच्छा इधर लिख दो, रुको एक मिनट 11, 7 से 11, यहां फिर से लिखता हूं, 7 से 11वीं शताब्दी। ठीक है, अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है, बताओ, यह कथन किस विद्वान का है, यह कथन किस विद्वान का है। देखो मैंने 2 सवाल आपसे बताए थे, एक तो समझो, एक मैंने बताया था कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो आपने बताया था कि शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवर्ती अपभ्रंश या फिर उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, ठीक है, तो किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक, किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो इसका उत्तर क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, कितनी बार आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, मेरे ख्याल से 69 और 68 प्रकार के इसमें क्या है, छंद है। 4 भागों, इसके 4 भाग निकले थे। ठीक है, 4 भाग निकले थे नागरी प्रचारी सभा से। ठीक है, नागरी प्रचारी सभा से। ठीक है,
चलो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक, वही बात आ गई। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये प्रश्न गलत होना चाहिए। चंद्रधर शर्मा ने गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? पुरानी हिंदी। देखो सब पहली बात तो ये प्रश्न गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों उठाया गया है, पर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये प्रश्न मैं इसे गलत मानता हूं। क्यों? क्योंकि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी जो साहित्यिक अपभ्रंश उसी को कहा गया। वैसे तो फिलहाल नाम दिया है तो आप मान सकते हो पुरानी हिंदी, कोई बात नहीं, पर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? ये देखो इंपॉर्टेंट है। तो पहुम चर्यू, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। अब चित्र उस्मान की रचना है, 1619 में लिखी गई थी। ये कब लिखी गई थी? 1619 में शायद लिखी गई थी। उस्मान की रचना है, इन्हीं की तो है, रीत काल के कवि हैं, ठीक है। चित्रावली नहीं, उसमें रीत काल के कहा, सूफी कवि हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो बचा कौन? यही नहीं है। बाकी भविष्यत कहा धनपाल की नहीं भूलोगे आप, मुझे मालूम है, ठीक है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकते हो। पहुम चर्यू किसकी है? स्वयंभू के बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तर, देखो शुरुआत से समझो। देखो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक। फिर क्या है? अवहट्ठ। ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अवहट्ठ, क्योंकि अपभ्रंश की उत्तरगामी, अपभ्रंश की बात कही है, ठीक है। चलो, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? कौन? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये थोड़ा नया प्रश्न है, केशव प्रसाद मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे ऐसे रख देता हूं मैं, यहां से नहीं दिखेगा, 82 नंबर दिख रहा है अब, ठीक। वहां दिख लो, थोड़ा सा कर लो। अब देखो, बताओ कि विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? बताओ कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, माधव प्रसाद मिश्र हैं। विशुद्ध चरितावली, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। और सुखदेव बिहारी मिश्र आपको पता होना चाहिए, 3 मिश्र बंधुओं से में थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। किसके? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु की रचना किसने की थी? मिश्र बंधु विनोद की रचना किसने की थी? मिश्र बंधु ने। कब लिखी थी? 1913 और 34 में, ठीक है। चलो, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद जायसी या अबुल हसन? तो आपको पता होना चाहिए अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवरदाई, ठीक है, या जगनिक? बताओ, किसे कहा गया? राजशेखर। किसे कहा गया? इन्हीं को कहा गया है, देखो, इन्हीं को क्या कहा? विनोद जयदेव, ठीक है। इन्हीं को रत्नाकर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। जगनिक की रचना परमाल रासो, चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, विद्यापति कीर्तिलता कीर्तिपताका और पदावली, स्वयंभू की रचना पवम चर्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी तो आपको पता होना चाहिए, तो वही से हो गया, दोबारा रिवीजन हो गया, इंसान अल्लाह खान है, ठीक है। 1903 में शायद लिखी थी। कीर्तिलता के रचनाकार सब लोग जानते हो कौन है? विद्यापति है। चलो आगे बढ़ते हैं। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। विजय सिंह सूरी, रेवंत गिरिराज। देखो, विजय सिंह सूरी आगे, ये कौन थे? रेवंत गिरिराज, ठीक है। और जायसी तो जानते ही हैं, पद्मावत, अमीर खुसरो, ये भी सब लोग जानते हो। अपनी पहेली और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कौन जाना जाता था? अमीर खुसरो, ठीक है। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, कौन सा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखा जाए कि राष्ट्रीय चेतना कहीं नहीं आदिकाल के अंतर्गत, सामाजिक चेतना की है, आश्रयदाता तो बहुत ही ज्यादा है इसमें, धार्मिक चेतना भी है, राष्ट्रीय चेतना नहीं है, ठीक है। चलो
आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थी। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी? डिंगल पिंगल मिश्रित थी ना, डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी, डिंगल पिंगल भैया मिश्रित भाषा थी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी पंक्ति आ गई। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चलेगा जनप काज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? किससे है? तो आपको पता होना चाहिए किससे है, चंद बरदाई से। अपने अपने पुत्र को दिया था रचना को, ठीक है, पूरा करने के, त्रिभुवन को शायद। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेरी देखो यही अगर आप लोग ये सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर से पूछने, दिसंबर यूजीसी नेट का एग्जाम देखना, ये ही प्रश्न उठा के रखा गया था, बस यही रखा हुआ, बस उसमें सन भी मिला दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूं। देखो सबसे पहली बात, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पे भरतेश्वर बहुलराज सालभद्र सूरी बिल्कुल सही है। समय क्या है इसका? 1184। रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी रेवंत गिरिराज बिल्कुल सही है। इसका समय क्या था? 1209 है शायद, या 1231 है, देख लेना, दो में से एक है, 1209 या 1231। ठीक है। स्थूल बद्रराज देखो किसकी थी? जिन धर्म सूरी थे, ना कि जिन दत्त सूरी। तो ये गलत। चंदन वाला राज तो आशु की है ही है, और इसका समय तो कंफर्म पता है 1200। ठीक है, एक बार बोलो तो चेक कर लो, 91। ठीक है, तो कौन सी? हाँ सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रणमल छंद का रचयिता कौन? मैंने कहा था रण में कौन लड़ता था? अलाउद्दीन गए थे, वे गोरा बादल। आप वहीं से याद करो। अगर मेरी आदिकाल की प्रैक्टिस पढ़ाया, मैंने आदिकाल को पढ़ाया, ऐसा कोई रचना नहीं जो मैंने ट्रिक से नहीं याद कराया हो, देखते ही आप समझ जाते। कौन सी बात समझो कि मैंने कहा था, क्या कहा था कि गोरा बादल जब लड़ाई कर रहे थे तो उनके सर अलग हो गए थे, पर धर लड़ते रहे थे रण में। तो रण में श्रीधर। तो रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर। कौन है भैया? श्रीधर। दूसरी बात, यहाँ पे देखो भट्ट केदार ने कौन सी लिखी है? कौन सी? देखो मधुकर ने देखो, जिसका नाम बड़ा उसकी रचना छोटी, मैंने यही बताया था, और जिसका नाम छोटा उसकी रचना बड़ी। तो इनकी थी जसमयंक जस चंद्रिका, इनकी जसमयंक जस चंद्रिका, और इनकी थी जस चंद्रिका। ठीक है। जो इंदु की कौन थी? परमात्म प्रकाश और योगसार। ठीक है। श्रीधर की रणमल छंद तो बता ही दिया, 14वीं सदी में शायद है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही ना सोमेश्वर के, कौन थे? सोमेश्वर ही तो थे, सोमेश्वर ही तो थे। हाँ कौन थे? सोमेश्वर। हाँ सोमेश्वर थे। कौन थे? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है भैया? सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। प्राकृता भाष हिंदी से आशय क्या है? बताओ। अभ्रंश है, हिंदी है, प्राकृत है, पाल है। प्राकृत का भाष, प्राकृता भाष, बताओ बताओ भैया, प्राकृता भाष हिंदी से क्या आशय है आपको? कह दो मुझे कुछ नहीं आशय है, मुझे उत्तर आएगा तो बताऊंगा। तो आपको आता है पर आप बताना नहीं चाहते हो। कौन सा है भैया? अपभ्रंश। कौन सा? प्राकृता भाष हिंदी से आशय क्या है? प्राकृत का भाष करने वाली अपभ्रंश भाषा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी बार गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपतनाल, जटमल या जल्हड़? बताइए। अच्छा, गोरा बादल अलग से हैं, अलग से हैं, वो तो दूसरे हैं। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? सिर्फ गोरा बादल के नाम से ही तो इन्होंने जटमल ने की थी। ठीक है। नृपतनाल बीसल देवरासो इनकी रचनाकार, इसमें तो खैर मतलब ही नहीं, राजमती का विवाह हुआ था, 4 खंड थे, और 1212 में लिखी गई थी ये भी ठीक। दलपति विजय खुमार रासो कब? 9वीं शताब्दी में। जल्हड़, ठीक है,
तो जटमल ने अपनी रचना में लिखा गोरा बादल की कथा। ठीक है, नाथों की संख्या 9 बहुत बार हो चुका है, सब लोग जानते हो। एक मिनट। कितने भी हो गया भैया? यहाँ तो हो गया था ना। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोपा, लोईपा, गोरछपा या सरहपा? अरे ये तो सब लोग जानते हो, सबसे पुराने कौन थे? सरहपा थे। कौन थे? सरहपा, 769 ईस्वी में। खुमान रासो के रचयिता कितनी बार बोला है, अब तक तो शायद आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, कौन थे खुमान रासो के? दलपत विजय, जगनीक, परमाल रासो। दलपत विजय, खुमान रासो, नरपतनाल, बीसल देव रासो, चंद्रबरदई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्त पताका, पदावली, कीर्तलता, जसमैंग, जस चंद्रिका। बिल्कुल, कौन सी नहीं है? आप लोग जानते ही होंगे कौन सी नहीं है, जसमैंग जस चंद्रिका, क्योंकि ये किसकी है? मधुकर की है। ठीक है, किसकी है? मधुकर की है। चलो आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? सब बहुत सरल प्रश्न थे, सब आए हुए हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो किसके हैं? चंद्रबरदाई को माना था। ठीक है, चलो तो बस 50 प्रश्न हो गए हैं, अब यहीं तक रखते हैं। 50-50 ही प्रश्न रोज कराएंगे। ठीक है, आदिकाल के सारे हो जाएंगे, फिर इसी प्रकार से भक्ति काल के कराएंगे, इसी प्रकार से रीत काल के, इसी प्रकार से भारतेंद्र द्विवेदी, छायावाद, कम से कम जितने अभी तक पूछे जा चुके हैं सब करा दूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, आराम से पढ़ लेना 1-2 बार और फिर पेपर देने जाना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं।